ये एक कॉन्टीन्यूस हरेसमेंट है। ये इस तरह नहीं है कि फ़िज़िकली कोई आपको हरास करके चला गया और उसका आपको बाद में आफ्टर इफ़ेक्ट्स आएंगे। ये ऐसे है कि वो आपको करी जाएगा बार बार, और वो हर बार आपको उसी तरह से फ़ील होगा जैसे वो फ़र्स्ट टाइम कोई आपको हरास कर रहा होता है, उस तरह होता है। तो ज़रूर कंप्लेंट करें और इन लोगों को सज़ा दिलाएं। ये इबरत का निशान बनेंगे तो शायद ये स्टार्ट ऐसे हुआ कि उसने मेरी मामा को व्हाट्सएप के ऊपर इमेजेस भेजी और फिर हमने सारी फैमिली बैठी और ऑब्वियसली पहले थोड़ा सा गम गुस्सा का इजहार उन्होंने किया, लेकिन फिर मेरे भाई ने मुझे हमेशा बच्चों की तरह ट्रीट किया। बाबा तो है नहीं, तो उन्होंने कहा कि हम अब इस सब को इरेज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली पिक्चर्स हो गई हैं, वो कहीं जगह पे सेव हो सकती हैं, लेकिन हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम उसे पनिशमेंट दिलाएं। तो ये एक क्राइम है, तो हमने उसे फिर FIA में रिपोर्ट किया। उसके बाद हमारा जो आयो था उसने हमें बुलाया और ही सेड कि अब हमने उससे सारा डेटा सीज़ कर लिया है। अगर आपके वालिद भी नहीं हैं, आप कैसे अदालतों में घूमेंगी? मेरी वालदा को कहा, असल में कंप्लेनेंट मेरी वालदा थी। उन्होंने ये सारा कुछ उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की कि हम उसकी बेल करा दें, और उन्होंने कहा कि आप विक्टिम हैं तो हम ही FIA ही आपको लॉयर भी देगा और FIA ही आपको सारा असिस्ट करेगा। हमने उसकी बात मानी और हम कोर्ट गए, मैं और मेरी मामा, और वहाँ पे एक लॉयर था जिसने ख़ुद को कहा कि वो FIA की तरफ से हमारा लॉयर है, बट इट वाज ऑपोजिट। FIA ने डेफिनेटली आयो जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं और वो फिर उस तरह से अक्यूज़ड को ज़्यादा फेवर करते हैं और वो ये इसी चीज़ पे ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं कि हम किसी तरह से कंप्लेनेंट को कन्विंस कर लें, मैनिपुलेट कर लें कि कॉम्प्रोमाइज़ पे आ जाए। कॉम्प्रोमाइज़ एक दफ़ा हो जाता है, उसके बाद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। पहली बात तो ये है कि अगर किसी IO ने किसी शख्स को ये कहना है कि आप सुलह कर लें, तो उसको फिर वो केस कोर्ट में भेजने की ज़रूरत ही क्या है? वो बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज पर सुलह करा सकता है। जब कोर्ट में केस चला गया तो फिर IO का रोल बहुत थोड़ा हो जाता है। वो रोल सिर्फ इतना रह जाता है कि IO ने अपने टाइम पे जाके कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स पेश करने होते हैं, जो डिजिटल फुटप्रिंट और एविडेंस कलेक्ट की होती है वो पेश करनी होती है, और उसके दौरान उसका रिलेशनशिप जो है वो किसी भी जो कंप्लेनेंट है उससे ऐसा नहीं होता कि जिसमें वो उसको मजबूर कर सके कि आप सुलह कर लें। बेल के बाद उसने 4-5 दिनों के बाद ही एक इंस्टाग्राम से स्क्रीनशॉट मुझे रिसीव हुआ। वो एडिटिंग वगैरह करता था लड़का, और मुझे लगा कि उसने वो एडिट ही किया होगा। ऐसे वो इतना भी कैसे कोई गिर सकता है कि कोई वेबसाइट के ऊपर ही अपलोडिंग कर दे। तो लेकिन वो रियल था, और मैंने जब गूगल के ऊपर वही थंबनेल जो उस स्क्रीनशॉट के अंदर था, उस वेबसाइट के वीडियो का थंबनेल था, उसको जब मैंने गूगल पे डाला तो वो काफ़ी सारे सर्च रिजल्ट्स आ गए। वो मैंने खुद ही वो वेबसाइट्स खोली और उनको वो सारा सीखा और फिर उन्हें रिपोर्ट किया और फिर रिमूव कराया। ये बहुत ज़्यादा कंटेंट था और बहुत ट्रॉमेटाइजिंग भी था। FIA जो है वो तब तक FIR नहीं देता, बेशक जो मर्ज़ी होता रहे, जब तक एक स्पेसिफ़िक लिंक जनरेट नहीं हो जाता कि ये उसी बंदे ने किया। वो नहीं मानते इस बात को कि कस्टोडियन ये था, वो नहीं मानते इस बात को कि वो बंदा अगर ख़ुद ही कह दे कि हाँ मैंने किया था। वो सिर्फ पकड़ते हैं उनको जिन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू किया होता है। वो मुझे कहते हैं कि आपने IT पढ़ा हुआ है जो आपको इतना आता था और आपने रिमूव कैसे करा लिया? उनको तो रिमूव कराना भी नहीं आता था कि इन वेबसाइट से हम रिमूव भी करा देते हैं।
मैंने जब ये वेबसाइट्स खोली हैं वहाँ पे पाकिस्तानी लड़कियों का बहुत ज़्यादा कंटेंट था जो इसी तरह से अपलोड किया गया था, उनके नंबर्स तक लिखे हुए थे, एड्रेसेस लिखे हुए थे थंबनेल्स के अंदर। उनमें से क्या एक भी लड़की ने रिपोर्ट नहीं किया होगा, तो इन्होंने रिमूव नहीं कराया। वहाँ पे तो लाखों व्यूज़ थे उन वीडियोज़ के। जहाँ तक मटेरियल को रिमूव कराने का ताल्लुक है, तो वो मुख्तलिफ जो हमारे साइट्स हैं उनकी मुख्तलिफ पॉलिसीज़ हैं। हम उनके साथ उनको लेटर्स लिखते हैं, और यहाँ पे एक थोड़ा सा इशू है जो हम फेस करते हैं, वो ये है कि हमारे चूँकि एग्रीमेंट्स नहीं हैं उनके साथ, तो हमें केस टू केस बेसिस पे उनके साथ कोऑर्डिनेशन करनी पड़ती है। और अगर वो चीज़ उनके पैरामीटर्स के अंदर आती है तो उसके अंदर जो है वो फिर वो उसको रिमूव कर देती हैं। अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनके पैरामीटर्स में फॉल नहीं करती तो वो उसको रिमूव नहीं करते। ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि वही एटीट्यूड जो हमने ज़्यादातर जेंडर बेस्ड वायलेंस केसेस में सुनते आए हैं कि सर्वाइवर्स के साथ को अदालत का होता है, वही इन केसेस के अंदर भी होता है कि अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो उसके बाद में आपको रिलीफ लेना हो, अगर किसी फॉर्म में भी अगर वो किसी तरीके से भी अपनी किसी बेल कंडीशन को वायलेट करे अक्यूज्ड, तो अदालत के पास जाकर उसको प्रूव करना बहुत मुश्किल काम है। यहाँ पर फिर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का रोल आ जाता है, वो किस हद तक सपोर्ट आपको करते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से सबूत मांगना है और उसी के बेसिस के ऊपर या उनके रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर उन्होंने आगे कोई फ़ैसला देना है। ट्रॉमेटाइजिंग तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा था कि इतना हो गया था कि मैं अब अकेले मुझसे सफ़र नहीं होता था। मैं बस पे जाती थी कॉलेज, उस टाइम मैं कॉलेज में थी, तो मुझसे सफ़र नहीं होता था बिल्कुल भी। मैं अपनी क्लास फेलोज़ को फेस नहीं कर पाती थी क्योंकि उसने उनको भी कंटेंट उस वक्त भेजा था अपनी बेल के बाद। तो ये मुझे ऐसा लगता था कि अगर कोई अपना फ़ोन यूज़ कर रहा है तो वो मेरी ही कोई ना कोई वीडियो देख रहा होगा, मेरी ही कोई पिक्चर देख रहा होगा। तो वो इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो गया था कि मैं इतना ओवर थिंक करती थी कि वो बस ना रातों को नींद आती थी ना दिन में। तो सबसे पहले अपनी फैमिली को अपने एतमाद में लें। अब आप जिस तरह से अपनी स्टोरी नरेट करेंगे उस तरह आपकी फैमिली का एक अलग से परसेप्शन बनेगा बनिस्बत इसके कि उस बंदे ने आपको हरास करना ही करना है, उसने आपकी फैमिली को अप्रोच करना ही करना है। तो अगर वो बताएगा तो आपका इमेज ख़राब होगा। सबसे पहले तो विक्टिम्स जो हैं वो अपनी फैमिली को ख़ुद बताएं सारा कुछ अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज में कि ठीक है माफ़ी भी मांग लें, कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा अगर आप अपनी फैमिली से सॉरी भी कर लेंगे तो। और उसके बाद ज़रूर कंप्लेंट करें, लेकिन फिर पीछे ना हटें, बिल्कुल बेल ना कराएं, क्योंकि ये लोग बाज नहीं आते हैं।